हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ इस खुशबू एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सभी की जो क्लास चल रही है सीटेट फर्स्ट पेपर यानी कि 1 to 5 क्लास की आपकी जो है क्लास चल रही है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स मैंने आपको जो है ईवीएस पढ़ा रही हूँ। ईवीएस फर्स्ट पेपर यानी कि 1 to 5 क्लास की एनसीईआरटी यहाँ पे मैं आपका कवर करा रही हूँ। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें आपका कौन कौन सा टॉपिक जो है कवर हो चुका है और कौन कौन सा टॉपिक आपका बाकी है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, कल की क्लास में फ्रेंड्स मैंने बताया था जो हम खाते हैं यानी कि जो भी खाना हम खाते हैं, किस प्रकार का व्यंजन हम खाते हैं, किस प्रकार का व्यंजन जो है अन्य अन्य जगहों में जो है फेमस है। ठीक है, सभी राज्यों में विशेष व्यंजन, कौन से व्यंजन जो है किस राज्य का विशेष है या फिर फेमस है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने इसके पहले क्लास में आपको बताया था। भोजन का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, डिजीज़, यानी कि कल की क्लास में मैंने आपको डिजीज़ भी बताया था। डिजीज़ मतलब डिजीज़ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, डिजीज़ किस प्रकार से फैलते हैं और डिजीज़ कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, ये सभी चीज़ों के बारे में कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, और फिर इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको कल की क्लास में विटामिन बताया था। विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, मिनरल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन मिनरल से किस किस चीज़ों की कमी होती है, ये सब चीज़ें मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद कुछ बीमारियों के बारे में मैंने आपको उसके घरेलू उपचार बताए थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं बात करूँगी ब्रेल लिपि की। ठीक है, जो कि लुइस ब्रेल ने दिया था, और ये जो ब्रेल लिपि है ये फ्रेंड्स फ्रांस के थे। ठीक है, लुइस ब्रेल जो है ये फ्रांस के थे और इन्होंने 3 साल की उम्र में अपने पिता औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों से रोशनी चली गई थी। ठीक है, इनके पिता क्या थे, फ्रांस के थे, और इन्होंने 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए क्या की थी, अपने आंखों की रोशनी क्या है गवा दी थी, या फिर इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। और पढ़ाई में बहुत रुचि थी इनकी, तो यह पढ़ने और लिखने के तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ कि यानी कि जो एक ब्रेल लिपि है, ब्रेल पद्धति जो है फ्रेंड्स ये जो है एक प्रकार की लिपि है जिसे नेत्रहीनों के द्वारा पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का जो विकास है वो नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल ने किया था। ठीक है, अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विचार चिन्हों द्वारा दर्शाए जाते हैं। यह लिपि फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूं, यह लिपि जो है यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती है, जिसमें देखिए 12 बिंदु होते हैं और 6 की 2 पंक्तियों में रखा जाता है, और इनमें विराम चिन्ह, संख्या और गणती चिन्ह आदि जो हैं वो नहीं होते हैं। और इसके बाद इसमें 6 बिंदु अर्थात डॉट्स का प्रचलन होने लगा जो कि 2 पंक्तियों में लिखे जाने लगे। ठीक है, और इस टाइम पे जो फ्रेंड्स चल रहा है वो नेत्रहीनों की सुविधा के लिए 8 डॉट्स ब्रेल लिपि का विकास किया गया है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में कितनी थी, 12 बिंदुओं और 6 की पंक्तियों में थी, 2 पंक्तियों में। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज़ों से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है, फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है, और यह ब्रेल लिपि जो है कहलाती है। यह जो है स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 2 लाइन में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 बिंदु हैं, 2 लाइन में रहती थी, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या फ्रेंड्स उभरी हुई रहती थी, इसके ऊपर ऐसे धागे से फिर लाइन बना के फिर उंगली से इसको जो है टच करके सिखाया जाता है। ठीक है, जो बच्चों के आँख से जो है, जिनको आँख से नहीं दिखाई देता है, जो आँखों से जिनको प्रॉब्लम है, जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट भारत की प्रमुख जनजाति के बारे में। फ्रेंड्स इसके आगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अभी देखिए इसके आगे मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, इंपॉर्टेंट से फ्रेंड्स, यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेगर जॉन मंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मंडल के बारे में देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो ग्रेगर जॉन मंडल कौन थी और इन्होंने किस प्रकार से खिताब जीता था, इन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, ये क्यों फेमस हैं, इनका नाम हम आपको क्यों पढ़ाना चाहते हैं, क्यों मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो देखिए ग्रेगर जॉन मंडल जो है, इनका जन्म जो है एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। ठीक है, ये किस परिवार से बिलोंग करते थे फ्रेंड्स, ये एक पुअर फैमिली के थे, और 1822 ईस्वी में इनका जो है गरीब उसमें जन्म हुआ था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मंडल जो है इनका जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था, और इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधे पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों इकट्ठे किए। ठीक है, और ढेरों आंकड़े क्या किए, इन्होंने इकट्ठा किए, बहुत सारे इन्होंने प्रयोग किए, प्रयोग करने के बाद उसके ढेरों इकट्ठे किए। ठीक है, और मेंडल ने बताया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे कि बीज हो गया, बीज का चिकना या खुरदुरा होना,
पीला या हरा होना और पौधों के तने का लंबा होना या नाटा होना। ठीक है, इस प्रकार से क्या रहते हैं, ग्रोगर जॉन मॉन्डल ने जो है ये जो है मटर पे इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया। ठीक है, रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या बताया, जो मटर के दाने होते हैं कुछ लंबे होते हैं, कुछ चिकने होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया था। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मॉन्डल किस लिए जाने जाते हैं, इन्होंने मटर पर रिसर्च किया था, इस वजह से ही जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। नेक्स्ट हैं आपके अलबरूनी। अलबरूनी फ्रेंड्स क्यों जाने जाते हैं, अलबरूनी के बारे में सुन लीजिए सभी लोग। देखिए अलबरूनी जो है यह जो है 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। ठीक है, अलबरूनी के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो उसमें अलबरूनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अलबरूनी जो है फ्रेंड्स ये जो है 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए और इनका नाम था अलबरूनी। यह जो है जिस देश से आए थे उसका नाम ही उज़्बेकिस्तान था। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ें और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। खास तौर पर इन्होंने क्या किया था, वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी, जैसे कि पॉन्ड्स यानी कि तालाब जो है उनको उनके देश में नहीं देखने को मिली थी। ठीक है, तो वो पॉन्ड्स हो गया आज। इसलिए आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबों का नाम किताब उल हिंद, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, किताब उल हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो है अलबरूनी के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी बछेंद्री पाल के बारे में। ठीक है, बछेंद्री पाल का नाम जो है आप में से सभी ने सुना होगा। ठीक है, बछेंद्री पाल जो है फ्रेंड्स ये जो है ये बछेंद्री पाल जो हैं इन्होंने ये भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी। ठीक है, भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी, याद रखिएगा। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व कौन थी, 5वीं महिला थी। ठीक है, बछेंद्री पाल जो है इनका बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहाँ वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। ठीक है, 4000 मीटर चोटी पर क्या हुई थी, चढ़ गई थी। तब ये 12 वर्ष की थी। ठीक है, जब ये 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ी थी तभी कितने वर्ष की थी फ्रेंड्स, ये तब केवल 12 वर्ष की थी। ठीक है, और ये उत्तराखंड के गढ़वाला एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई। ठीक है, ये कहाँ पर बड़ी हुई, उत्तराखंड के गढ़वाला एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई थी। इसके बाद ये कह रहे हैं कि इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेरिया से अपनी ट्रेनिंग ली और इनके गाइडर जो हैं ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, इनके गाइडर कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। और 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। ठीक है, 1984 में कहाँ गई, ये 1984 में माउंट एवरेस्ट जाने के लिए क्या हुई थी, टीम मेंबर बनी थी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, ठीक है, सागरमाथा भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को फ्रेंड्स नेपाल में क्या कहा जाता है, सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 23 मई को दोपहर में 1:07 पर अपना पहला कदम इन्होंने 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। ठीक है, इन्होंने पहला कदम कब रखा था, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम इन्होंने रखा था माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। ठीक है, जो कि कितनी ऊंची है, 8848 किलोमीटर। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848 किलोमीटर। ठीक है, 8848 किलोमीटर पर उन्होंने के पहली कदम रखी थी चोटी पर चढ़ने के लिए। पर रखा उनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा और उसके बाद झुकाया झंडा। ठीक है, इसके बाद क्या किया, झंडा को झुकाया और झंडा फहराया और तस्वीर ली। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहले झंडे को सामने सर को झुकाया, फिर झंडे फहरा करके उसकी तस्वीर ली। ठीक है, तो ये जो है भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी। ठीक है, तो सभी लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए और भी आगे हम माउंटेनियरिंग के बारे में बात करेंगे, पर्वतारोहण के बारे में। ठीक है, तो जितना भी फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे यहाँ पे पर्वतारोहण। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं पर्वतारोहण एक खेल है, शौक या पेशा है। ठीक है, क्या है, पर्वतारोहण एक खेल है, शौक है या पेशा है, जिसमें पर्वतों पर चलना, लंबी पदयात्रा या ऊन पर चढ़ाई आदि शामिल है। ठीक है, पर्वतारोहण क्या है फ्रेंड्स, एक प्रकार का क्या है, खेल है, जिसमें शौक है सभी का, पेशा है, जिसमें पर्वत क्या करते हैं, पर्वतों पर चलना, लंबी पदयात्रा करना और उन पर चढ़ाई आदि शामिल होती। चट्टानों पर 90 अंश, ठीक है, चट्टानों पर 90 अंश का कोण बनते हुए चलना पड़ता है। ठीक है, कितने अंश का फ्रेंड्स, 90 अंश का कोण बनाते हुए चलना पड़ता है।
और पर्वतारोहण में होने वाली कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे गिरती चट्टानें, गिरती बर्फ, दरारें मौसम, पहाड़ों से गिरना, हिमस्खलन, ऊंचाई, सौर विकिरण, बर्फ की ढलानें, हिम ज्वालामुखी गतिविधियाँ पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये लोग अपने साथ में जो है फ्रेंड्स ऑक्सीजन सिलेंडर, कील वाले जूते, कुल्हाड़ी, नई लोक की मजबूत रस्सी, चाकू, दूरबीन, पोर्टेबल कैंपियम, तंबू, आइस ग्लासेस और हेलमेट, मजबूत नायलॉन बेल्ट, बर्फ तोड़ने के लिए एक तरह का खास हथौड़ा आइस एक्स भी लिए रहते हैं। ठीक है, ये लोग फ्रेंड्स देखिए किस प्रकार के जो औजार को यूज करते हैं जब जो है पर्वतारोहण जब ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, जब ये पर्वत पे, जैसे कि आपको मैंने बताया ना, जो बछेंद्री पाल हैं इन्होंने चढ़ा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब इन्होंने चढ़ा था तो इन्होंने क्या क्या किया था, तो चढ़ते टाइम में फ्रेंड्स इन्होंने क्या है, इतनी जो है औजारों का भी यूज किया था। ठीक है, इतनी औजारें जो हैं ये लोग अपने साथ लेके चलते हैं ताकि जो भी मुसीबत आए उसका ये लोग क्या कर सके, सामना कर सके। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है पर्वत में एक ग्रुप लीडर की भूमिका होती है। ठीक है, पर्वतारोहण में क्या होती है, एक ग्रुप लीडर की भी भूमिका होती है, जैसे कि बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। ठीक है, ये सभी किसका काम होता है, ये सभी जो है पर्वतारोहण एक ग्रुप लीडर का काम होता है कि अगर बाकी लोगों का जो सामान उठाने में मदद कर रहे हैं उनका मदद करें, पूरे ग्रुप में आगे बढ़ जाने पर एक को आगे बढ़ना दिया जाए। ठीक है, अगर सब साथ में बढ़ेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो इस प्रकार से कोई भी जो ग्रुप लीडर होता है वो क्या करता है, एक मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, और इसके साथ ही सबके खाने पीने का भी इंतजाम देखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट नाम आता है सुनीता विलियम्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सुनीता विलियम्स, ठीक है, ये जो हैं अभी हाल में ही इन्होंने क्या किया है, अंतरिक्ष से आई हैं। ठीक है, पूरे 9 महीने कंप्लीट करके। ठीक है, तो इनकी धैर्य की जीत हुई है। तो अब देखिए ये है इनकी तस्वीर, आप लोग देख लीजिए जिसने अभी तक ना देखा हो इनको। ठीक है, तो इनके बारे में देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जो सुनीता विलियम्स हैं इन्होंने फ्रेंड्स ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। ठीक है, ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी और इनका संबंध जो है गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 145 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है, इन्होंने 360 दूर स्पेस में क्या किया है, में गई थी और इनका जो संबंध है कहाँ से है, गुजरात के अहमदाबाद शहर से है, यानी कि इंडिया से। ठीक है, जून 1998 में अमेरिका एजेंसी नासा में चयन हुआ था इनका और 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत की वह कौन सी महिला है जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो वो है कौन फ्रेंड्स, सुनीता विलियम्स। ठीक है, याद रखिएगा। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अंतरिक्ष में दौड़ लगाई थी। ठीक है, और विश्व की पहली महिला बन गई थी अंतरिक्ष में दौड़ लगाने वाली। कब इन्होंने लगाई थी, 16 अप्रैल 2007 को। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि सुनीता विलियम्स के अनुभव जो है वो स्पेसशिप में है। ठीक है, किस में है, स्पेसशिप में है। और जो ये है फ्रेंड्स वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते हैं। ठीक है, और एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, यानी कि फ्लोटिंग करते रहते हैं। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। ठीक है, और ऐसा ही किसने किया था फ्रेंड्स, ऐसे ही देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग का भी नाम आता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है फ्रेंड्स ये चांद पर उतरने वाले जो है प्रथम व्यक्ति गए थे और वे चांद पर 1969 में गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये चांद पर गए थे और कब गए थे, तो 1969 ईस्वी में गए थे। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग जो है अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। ठीक है, अर्जेंटीना के सापेक्ष क्या है, उल्टे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको जो है सुनीता विलियम्स जो है अभी हाल ही में आई हैं वापस, तो उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे हैं उसको मैं आपको कवर कराना चाहती हूँ। ठीक है, तो सभी लोग साथ दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स
सभी लोग साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, ठीक है। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सुनीता विलियम्स जो है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो है, सुनीता विलियम्स कौन है, इनसे आपका पक्का है 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आपको ईवीएस के पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है कि सुनीता विलियम्स कौन है, अभिनेत्री हैं, राजदूत है, या फिर अंतरिक्ष यात्री हैं, एक सेकेंड, अंतरिक्ष यात्री हैं या फिर उद्योगपति हैं, क्या है सुनीता विलियम्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सुनीता विलियम्स जो एक अंतरिक्ष यात्री, सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने नासा के लिए काम किया है। नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से हैं, ठीक है। यहाँ कहाँ से हैं, भारत के अहमदाबाद से हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि भारत के गुजरात के अहमदाबाद से हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रही हैं कि सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था। तो सुनीता विलियम्स का जो फ्रेंड्स जन्म है, पहला ऑप्शन कह रहा है 15 अगस्त 1940, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 19 सितंबर 1950, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 20 जुलाई 1965, डी ऑप्शन कह रहा है 19 सितंबर 1965। कब हुआ था सुनीता विलियम्स का जन्म। तो सुनीता विलियम्स का जो जन्म है फ्रेंड्स, ये 19 सितंबर 1965 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट कह रहा है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सुनीता विलियम्स का वर्तमान समय में आयु कितनी है। अभी फ्रेंड्स वर्तमान समय में इनकी आयु कितनी है। पहला ऑप्शन कह रहा है 40 वर्ष, सेकंड कह रहा है 50 वर्ष, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 59 59 वर्ष, फिर डी ऑप्शन कह रहा है 65 वर्ष, ठीक है। तो सुनीता विलियम्स जो फ्रेंड्स वर्तमान में इनकी आयु है वो है 59 यानी कि 59 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सुनीता विलियम्स का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है सुनीता, दूसरा कह रहा है सुनीता पांडे, तीसरा कह रहा है सुनीता विलियम्स, चौथा ऑप्शन कर रहा है सुनीता लेन पांडे विलियम्स। तो क्या है इनका नाम फ्रेंड्स, पूरा फुल नेम क्या है इनका। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है इनका पूरा फुल नेम क्या है, सुनीता विलियम्स का पूरा नाम सुनीता लिन पांडे विलियम्स है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने आ गया है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि सुनीता विलियम्स और अपने सहयोगी बुच बिलमोर के साथ कितने महीने अंतरिक्ष में फंसी रहीं। 3 महीने 10 दिन, 4 महीने 15 दिन, 6 महीने 20 दिन, 9 महीने 14 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स 9 महीने 14 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान के द्वारा कितने घंटे के सफर के पश्चात पृथ्वी पर कदम रखी। पहला ऑप्शन कह रहा है 10 घंटे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 15 घंटे, तीसरा 17 घंटे, चौथा ऑप्शन कह रहा है 24 घंटे। तो इन्होंने फ्रेंड्स अंतरिक्ष यात्री जो सुनीता विलियम्स हैं, इन्होंने अंतरिक्ष यान के द्वारा जो है 17 घंटे के सफ़र के बाद में पृथ्वी पर कदम रखा था, ठीक है, 17 घंटे के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है सुनीता विलियम्स का जन्म तिथि किस वर्ष है। सुनीता विलियम्स की जो जन्म तिथि है वो किस वर्ष है। तो इनकी जो जन्म तिथि है फ्रेंड्स 1965 वर्ष है, याद रखिएगा, ठीक है, 1965 में इनका जन्म हुआ था, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट को कह रहा है कि किस महिला ने अपने करियर में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो वो है फ्रेंड्स सुनीता विलियम्स, ठीक है। अभी मैं आपको जो नील आर्मस्ट्रांग के बारे में मैंने आपको बताया ना, ये चांद पर उतरने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने चांद पर कब उतरे थे, तो 1969 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किस महिला ने अपने करियर में सबसे अधिक समय जो है स्पेस वॉक करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो वो है फ्रेंड्स सुनीता विलियम्स, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी करंट में चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कवर करा दूं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि सुनीता विलियम्स के कितने बच्चे हैं। तो सुनीता विलियम्स के फ्रेंड्स कोई भी बच्चे नहीं है, ठीक है। सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुनीता विलियम्स का जो जन्म है संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि सुनीता विलियम्स जो है वो कहाँ गई थी। सुनीता विलियम्स कहाँ गई थी फ्रेंड्स। तो सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री हैं, वह अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम करती हैं और वह नासा ने उसे अंतरिक्ष में भेजा था, ठीक है। कहाँ पे गई थी, नासा में गई थी, और नासा में उन्हें किसने भेजा था, तो नासा ने भेजा था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। तो सुनीता विलियम्स जो है फ्रेंड्स, ये पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर दूर थी और वह अंतरिक्ष में 9 महीने और 14 दिन रहकर 19 मार्च 2025 को वापस आई, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 याद देखिए ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सुनीता विलियम्स जो हैं, सुनीता कितनी बार अंतरिक्ष में गई थी? तो सुनीता विलियम्स जो हैं इस प्रकार से तीसरी बार जब वे अंतरिक्ष मिशन में जा चुकी हैं। ठीक है, कितनी बार? तीसरी बार। नेक्स्ट कह रहा है सुनीता विलियम्स के पति कौन थे? सुनीता विलियम्स के पति कौन थे फ्रेंड्स? तो सुनीता विलियम्स के पति जो है माइकल जे विलियम्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सुनीता विलियम्स का नासा में कब सिलेक्शन हुआ? तो सुनीता का अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी में नासा सिलेक्शन जो है वो जून 1998 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? जून 1998 में हुई। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको सुनीता विलियम्स के बारे में बता दिया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में बता दिया, और भारत की जो अर्जेंटीना के विपरीत के जो देशांतर पर, इसलिए भारत के लोग क्या होते हैं, अर्जेंटीना के लोगों से सापेक्ष क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ हम बात करेंगे राकेश शर्मा। ठीक है, जो राकेश शर्मा जी हैं ये भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री। राकेश शर्मा का जो जन्म है ये 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पाटिलपुत्र, ठीक है, पंजाब के पाटिलपुत्र में हुआ था। और यह जो है यह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान यानी कि सोयूज टीना से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई थी। ठीक है, कहाँ से? सोयूज से टीना के लिए ये क्या हुई थी? अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद कह रहा है कि 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस में इन्होंने क्या किए थे? स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। ठीक, इन्होंने कितने दिन बिताए थे? 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट जो है स्पेस स्टेशन सैल्यूट में 7 में बिताए थे। ठीक है। अब कह रहा है कि 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, और इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गार्गिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ठीक है, इन्होंने अपना प्रशिक्षण कहाँ प्राप्त किया था फ्रेंड्स? तो इन्होंने जो है सोवियत रूस के यूरी गार्गिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको राकेश शर्मा के बाद बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कल्पना चावला के बारे में। ठीक है, कल्पना चावला का नाम जो है सभी ने सुना होगा, सभी लोग जानते हैं। ठीक है। अब देखिए कल्पना चावला के बारे में यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। कल्पना चावला जो है फ्रेंड्स ये एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत का पहला महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, और इनका जन्म जो है 17 मार्च 1962 करनाल हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा एवं एक्स अनुसंधान केंद्र यानी कि एम्स अनुसंधान केंद्र AIMS रिसर्च सेंटर से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। इसके बाद कह रहा है कि 1995 में ये नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। 14 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई थी। इनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? 19 नवंबर 1997 से, और जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी थी। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं 16 जनवरी 2003 को इन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी, जो कि 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गई। इससे में सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसमें जितने भी अंतरिक्ष यात्री थे सभी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1 फरवरी 2003 में, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही लेफ्टिनेंटर कमांडर वहीदा प्रिज्म की। ठीक है, लेफ्टिनेंटर वहीदा प्रिज्म जो है ये जो है फ्रेंड्स एक लेफ्टिनेंटर हैं कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये जो है ये फ्रेंड्स भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। ठीक है, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। ठीक है, एक पूरी परेड की क्या की थी? इन्होंने कमान को संभाल रखा था। ये भारत की पहली महिला थी वहीदा प्रिज्म। ठीक है, किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात है। ठीक है, किसी भी सेना में ये जो है बहुत बड़ी बात है। इनका जो है गांव कहाँ पे था? धनामंडी है। ठीक है, इनके गांव का नाम क्या है? धनामंडी है, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। नौसेना के जहाज में जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं, और इस पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएँ। ठीक है, देखने वाले तक भी आवाज़ सुने जो कि मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं। ठीक है, इतनी तेज उनकी आवाज़ होनी चाहिए जो कि मैदान के दूसरी तरफ भी सुने, और जो 36 निर्देश होते हैं उनके पीछे तक पूरी आवाज़ जानी चाहिए।
वहीदा प्रिज्म जो है, इनके नाम में जो प्रिज्म जुड़ा है उनका अर्थ होता है ऐसा कांच जो 7 रंग का दिखता है। ठीक है, ऐसा कांच जो 7 रंग का दिखता है। ठीक है, इनका जो वहीदा इनका नाम था और प्रिज्म नाम इनको क्या दिया गया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको जो है लेफ्टिनेंट कमांडर के बारे में बता दिया, वहीदा प्रिज्म के बारे में। ये जो है ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी। ठीक है, और ये गिनी चुनी महिला में से एक है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, किसी भी सेना में यह जो है बहुत बड़ी बात होती है कि पूरी कमांडर को अकेले इन्होंने संभाल रखा था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कड़म मल्लेश्वरी के बारे में। कड़म मल्लेश्वरी का फ्रेंड्स आप लोगों ने नाम सुना ही होगा पहले। ठीक है, अब देखिए इनके भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या है, ये एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, अधिक से अधिक वजन उठाने वाली। ये जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोमीटर तक भार उठा लेती हैं और भारत के बाहर इन्होंने 24 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं फ्रेंड्स, 24 मेडल इन्होंने क्या किए हैं, जीते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम आपको बता दें, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कड़म मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में महिला 69 केजी वर्ग में ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 सिडनी में कांस्य पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने जो है फ्रेंड्स 24 मेडल जीते थे। ठीक है, ये जो है कितना वेट उठा सकती थी, 130 किलोग्राम तक ये क्या करती थी, वजन जो है उठा सकती थी। ठीक है, और ये जो है वेट लिफ्टिंग में महिला 69 केजी वर्ग में जो है ग्रिप्स ओलंपियाक्स में 2000 सिडनी में कांस्य पदक जीती थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके एग्जाम में फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आ गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए कह रहा है चमकता सितारा। चमकता सितारा जो है फ्रेंड्स, सूर्यमणि एक चमकता सितारा है। ठीक है, जिनको हम गर्ल स्टार कहते हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। जैसे कि सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने अपनी वासवी दादी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अपनी जो है दादी और कई लोगों की मदद से क्या किया था, एक केंद्र खोला था और उसने इस जगह का नाम रखा था तोरांग। कड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब होता है जंगल। ठीक है, कड़ुक कड़ुक जो है वो भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है और भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है। ठीक है, इनको उरांव भाषा भी कहते हैं। याद रखिएगा, इनको क्या कहते हैं, उरांव भाषा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टर विदेश्वर पाठक के बारे में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताऊंगी डॉक्टर विदेश्वर पाठक। ठीक है, विदेश्वर पाठक जो है फ्रेंड्स, ये सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक हैं। ठीक है, ये किसके फ्रेंड्स, सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक हैं, विदेश्वर पाठक हैं। उन्होंने स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो डॉक्टर विदेश्वर पाठक ने की थी। यह एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता आंदोलन है। ठीक है, जो कि क्या है, एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता आंदोलन है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। इसके बाद कह रहा है उनके योगदान से लाखों गरीबों के जीवन में सुधार हुआ, जो कि मैनुअल मेला दोनों के काम में लगे हुए थे और यह शौचालय का खर्च नहीं उठा सकते थे। ठीक है, ये किस में लगे हुए थे, मैनुअल मेला दोनों के काम में क्या हुए थे, लगे हुए थे। इसके वजह से क्या हुआ, शौचालय का खर्च नहीं उठा सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने सन 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना कर दी थी। ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल की क्या की थी, स्थापना की थी, कब, 1970 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है सुलभ इंटरनेशनल मुख्यतः मानव अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तनों आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्था थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। समझ रहे हैं आप लोग ना, कि जो आपकी स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की थी, डॉक्टर विदेश्वर पाठक ने की थी। और इन्होंने जो है इंटरनेशनल की स्थापना की थी, सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना इन्होंने कब की थी, तो 1970 ईस्वी में की थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी यात्रा ये आपका हिस्ट्री है। तो देखिए दांडी यात्रा जो है फ्रेंड्स, सन 1930 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर जो पाबंदी लगा दी थी, तो जिस कारण क्या हुआ, गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लोगों के साथ मिल करके अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इसे अलग
कानून तोड़ा, ठीक है। इसके लिए क्या किया, गलत कानून तो तोड़ा। ओके, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एग्रीकल्चर, यानी यहाँ पे कुछ कृषि के बारे में बताया गया है। अब देखिए एपीकल्चर, एपीकल्चर जो है फ्रेंड्स, इसमें हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो मधुमक्खी पालन, ठीक है। जो मधुमक्खी पालन का अगर हम इसका स्टडी करेंगे तो किस में करते हैं, तो उसको एपीकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर जो है फ्रेंड्स किससे संबंधित है, तो मछली पालन से संबंधित है। हार्टिकल्चर जो है किससे संबंधित है, तो बागवानी से। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है, तो ये फूलों की खेती से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है, तो जो फ्लोरिकल्चर है फ्रेंड्स, ये फूलों की खेती से संबंधित है। इसके बाद कह रहा है फ्रूटिकल्चर, तो ये फलों की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो है फ्रेंड्स, ये सेरीकल्चर यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स, सेरीकल्चर जो है ये आपका रेशम कीट उत्पादक से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है मेरीकल्चर, मेरीकल्चर जो है फ्रेंड्स ये मलबारी की कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर जो है ये फ्रेंड्स वनों का विकास से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है विटीकल्चर, विटीकल्चर यानी कि फ्रेंड्स अंगूर की खेती से संबंधित। ओके, समझ में आया तक सभी को। इसके आगे चलिए हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है मानव रोग कारक सूक्ष्मजीव, किस कारण मनुष्य को कौन सा रोग होता है, ठीक है। मानव रोग यहाँ पे दिया गया है, इस पॉइंट में आपको रोग कारक सूक्ष्मजीव बताया गया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि उसको क्षय रोग कहते हैं, ये किसके कारण फैलता है, तो ये जो है फ्रेंड्स, ये जो है सूक्ष्मजीव यानी कि जीवाणु के कारण फैलता है। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मेसेस यानी कि खसरा, खसरा जो है फ्रेंड्स एक वायरल डिजीज़ है। चिकन पॉक्स ये भी एक वायरल डिजीज़ है। पोलियो भी एक वायरल डिजीज़ है। इसके बाद हैजा, हैजा जो है फ्रेंड्स ये भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। फिर यहाँ पे नाम दिया गया टाइफाइड, टाइफाइड जो है फ्रेंड्स ये भी आपका क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए जो है फ्रेंड्स ये वायरल डिजीज़ है। और मलेरिया जो है, मलेरिया आपका है जो है प्रोटोजोआ, ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ डिजीज़ है। कल की क्लास में देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि कौन से मच्छर को काटने से कौन सा रोग फैलता है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि चिकनगुनिया रोग चिकनगुनिया जो बुखार होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है। और जो आपका ये है, आपका क्या नाम है, टाइफाइड, टाइफाइड जो है फ्रेंड्स ये किस मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। ये आप चीज़ें जो हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि आप लोग जो है किस तरीके से पढ़ाई अपनी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी राजधानी। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं फ्रेंड्स इस टाइम पे, कमेंट करके फटाफट से आप लोग बताइए। 8 हो गए ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। दूसरा आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट कह रहा है दादर और नागर हवेली, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, जिसकी जो राजधानी क्या है, दमन है। दिल्ली की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, दिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती, याद करते हुए चलिए साथ में। नेक्स्ट कह रहा है पदुचेरी, पदुचेरी की राजधानी क्या है, पदुचेरी है। नेक्स्ट कह रहा है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर यानी कि एरमी यानी कि जम्मू सर्दी, ठीक है फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है लद्दाख, लद्दाख जो है फ्रेंड्स लेह, ठीक है, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। आप लोग कमेंट फटाफट लिखा करिए, लिखने से आपको याद रहेगा, ठीक है। जब मैं बोल रही हूँ उसका नाम फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ पे है, तो पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ पे है, तो चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ की राजधानी तो आपको याद नहीं करनी होगी, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। और आपको पंडुचेरी का जो राजधानी पंडुचेरी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का देखिए फ्रेंड्स श्रीनगर, एकदम इजी है। लद्दाख की राजधानी लेह, ठीक है, लद्दाख से लेह, ओके। अंडमान निकोबार की द्वीप समूह याद कर लीजिए आप लोग, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। 3-4 बार बोलिए साथ में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ होगी। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव की क्या है, दमन, ठीक है। यहाँ पे खुद से नाम दिया गया, दमन और दीव की राजधानी दमन, ओके। नेक्स्ट कह रहा है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती, ओके, कंफर्म हो गया सभी को। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया गया है सिफ्टलिंग कल्टीवेशन। सिफ्टलिंग कल्टीवेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए सभी लोग, क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में मणिपुरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में मणिपुरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इसे क्या करते हैं, इसे जनजातीय कृषि जो है वो ट्रिबल एग्रीकल्चर या स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग कल्चर कहते हैं, ठीक है। और बांस या घास उग जाता है तो उसे
उबारते हैं, ठीक है, क्या करते हैं उसको उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे बाँस उग जाए, फिर कोई घास उग जाती है तो उसे क्या करते हैं, उखाड़ते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं उसे गिरा करके वहीं पे क्या करते हैं, उसको जला दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा, वो भी मैं आपको बता दूं। कुछ इम्पोर्टेंट गैसेस हैं, ठीक है, उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आगे आपके यहाँ पे, हाँ देखिए सब लोग ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रीन हाउस को रोकने में सक्षम कौन कौन सी गैसें हैं, तो ग्लोबल के लिए जिम्मेदार हैं मीथेन आपका CH4 हो गया, जलवाष्प आपका वाटर वेपर हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड N2O फ्लोरोनीकृत गैसें हो गई। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस, ठीक। CFC गैस फ्रेंड्स जो गैस है ये कहाँ से सबसे ज़्यादा निकलती है, जो कि हमारे ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा क्या कर रही है, क्षरण कर रही है, फिर नुकसान पहुँचा रही है, ठीक है। तो कौन सी फ्रेंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC गैस, ठीक है, और CO2 इसके बाद हो गया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, पढ़ाया है। आप लोग जो है पीछे क्लासेस जाके देख लीजिएगा। अगर वहाँ पे आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग देखिए क्लास को नहीं देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जा सके, ठीक है। तो कल की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगी पदार्थ का विभाजन, जिसमें मैं आपको बताऊँगी ठोस, द्रव, गैस की क्या क्या विशेषता होती हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को बताऊंगी। फिर एलिमेंट्स बताऊंगी यानी कि तत्व, कंपाउंड यानी कि यौगिक, मिक्सचर के बारे में बताएंगे, मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, कोलाइड, मिश्रित धातु, ठीक है। फिर कुछ पदार्थों के बारे में बताएंगे उसमें क्या मौजूद होता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया, आपका टार्टरिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड, मेलाइक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, कार्बनिक एसिड और यूरिक एसिड। ये सभी एसिड में आपका कौन सा पदार्थ मौजूद होता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी जैसे कि मधुमक्खी और जम्मू कश्मीर, इन सभी राज्यों के बारे में, आपकी राज्यों की विशेषताओं के बारे में आपको बताऊंगी कल की क्लास में। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मिलती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ही दिए होंगे। और देखिए फ्रेंड्स आपकी एक क्लास और रह गई है जिसमें मैं आपको पूरा कवर करा दूंगी। भले से वो क्लास थोड़ी लंबी हो जाए चलेगी, लेकिन मैं आपको कल की क्लास में जो है सब पूरा कवर करा दूंगी। उसके बाद बस जो मैं पढ़ाऊंगी वो रहेगा आपका क्या, पैडागोजी में आपको क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पैडागोजी का भी सिलेबस मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे है। ये सभी चीज़ें मैं आपको कल की क्लास में पूरा कवर करा दूंगी, ठीक है। कल की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दूँ पैडागोजी जो है EVS पैडागोजी 1 to 5 क्लास के लिए आपकी क्या क्या पैडागोजी आपको पढ़नी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया पर्यावरण शिक्षा का महत्व और उद्देश्य क्या है, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु एवं विधियाँ क्या हैं, शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या होती है, शिक्षण में सूचना एवं संचार तकनीकी और डिजिटल शिक्षण शास्त्र क्या क्या है। इसके बाद पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को फ्रेंड्स जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। और आपसे हमेशा एक चीज़ मैं कहती हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा NCERT आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। और यहाँ पे जो मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पे आप लोग अगर नोट्स नहीं बना रहे तो आप 1 से 2 बार 3 बार आप क्लास को केवल सुन लीजिए, ठीक है। सुन लेंगे तो आपका जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलती हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी को क्लास आज की अच्छी लगी होगी। जो भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको एक थंबनेल मिल जाएगा जिसमें मैंने बहुत से जो टॉपिक हैं उसको कवर कराया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। और पिछले क्लासेस यानी कि जो आपका जो 14-15 दिसंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था उसका भी मैंने क्वेश्चन पेपर डाल रखा है, सॉल्व किया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 7 जुलाई का पेपर वो भी मैंने सॉल्व कराया है, उसको भी देख लीजिएगा। और 7 जुलाई के पहले जो मैंने क्लासेस चलाई थी उसको भी देख लीजिएगा, आप लोगों की हेल्प होगी, ठीक है। और रही बात हिंदी ग्रामर की फ्रेंड्स एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट को जाकर के आप ओपन करेंगे तो आप कोई भी अदर सीटेट के अदर आप अब BPSC 4 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, BPSC 4 पॉइंट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप SSC TGT PGT किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तो वहाँ पे जो फ्रेंड्स मैंने हिंदी ग्रामर पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी है। उसको आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपका जो है ग्रामर जो है कवर हो जाएगा और आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप वो पूरा प्लेलिस्ट आप देख लेते हो, भले से आप स्पीड में देखो, लेकिन जो है मैंने पूरा वहाँ पर कवर करा है, काफ़ी अच्छे से ईजी लैंग्वेज मैंने आपको समझाया है।
वो भी फ्रेंड्स मैंने अपने खुद की नोट से पढ़ाया है। मैं जितना भी पढ़ाती हूँ, जो भी पढ़ाती हूँ, मैं अपने खुद के नोट से पढ़ाती हूँ आप सभी को, ताकि आप सभी को नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग 1 या 2 बार आप लोग सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए नोट्स वगैरह अगर मैं आपको खुद से प्रोवाइड कर देती, आप लोग भी पढ़ लेते, समझ में ना आता आप लोगों को। क्योंकि गुरु से ज्ञान सीखिए, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। ठीक है, ये जो है कोड है, आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आप कितनी भी बुक्स वगैरह खरीद के रख लीजिए, अगर आप किसी भी गुरु को अपना गुरु नहीं मानेंगे तो आप कोई भी चीज़ पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, खुशबू एकेडमी प्लेटफॉर्म जो है आपकी सीटेट की तैयारी करा रही है। आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।